नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबर के साथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। रविवार को उन्होंने उत्तराखंड के राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के कैडेटों को संबोधित किया और पौधारोपण भी किया। इस दौरान धनखड़ ने कहा कि लड़कियों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और वैश्विक कल्याण में योगदान करने के लिए तैयार किया जा रहा है। उन्होंने सैनिक स्कूलों में लड़कियों को प्रवेश देने के निर्णय को परिवर्तनकारी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह कदम दर्शाता है कि लैंगिक समानता और लैंगिक न्याय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। In its centennial year, alongside Sainik schools and military schools, I happen to be from Sainik schools, Torgar. The intake of girl students was initiated in July 2022. A cornerstone, a game changer, and reflection of what is taking place in the country. My young friends, this too in a sense has similar premise. Inclusion of girl students means urge for non-discriminatory level playing field, now a fundamental constitutional ordinance. Admission of girls by RIMC, Sainik schools and military schools is also reflective of remarkable affirmative strides that have been taken for gender equality and gender justice. My young friends, as a nation we can take pride in being global beacon in this, given the fact that our women constitute large contingent of global civil pilots. Our women are steering combat aircrafts, they are at the helm of space missions and are shattering every possible. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने ही गृह क्षेत्र खटीमा के शहीद स्मारक पहुंचकर उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर 1994 के दिन खटीमा में उत्तराखंड राज्य की मांग करे राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक गोलियां चलाई गई थी, जिसमें 7 राज्य आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। धरती है, इस खटीमा की धरती को उत्तराखंड की जन्मभूमि कहा जा सकता है। और क्योंकि 1 सितंबर 1994 को यहाँ आंदोलन हुआ और उसी आंदोलन में 7 लोगों ने अपना बलिदान किया, सर्वोच्च बलिदान किया उत्तराखंड राज्य को बनाने के। उसके दूसरे दिन मसूरी में गोलीकांड हुआ। 2 अक्टूबर को रामपुर किराहा कांड हुआ और ये सभी कांड हमारे जो है राज्य को हिला देने वाले थे। उस समय बहुत विकराल स्थिति थी। उसके बाद भी हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारी, हमारे बलिदानी पीछे नहीं हटे और उन्होंने अपने सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन सभी को मैं आज नमन करता हूँ, सभी प्रणाम करता हूँ। और ये हम संकल्प लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य के बलिदानियों का, उत्तराखंड आंदोलनकारियों सपनों के उत्तराखंड का निर्माण हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी के आज उत्तराखंड पीढ़ी से आगे बढ़ रहा है। हमारे अनेक योजनाएँ, अनेक काम यहाँ पर हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। विकास। पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने गोल्डन फॉरेस्ट की जमीनों के घोटाले को लेकर 22 मई को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। बिष्ट ने कहा कि सरकार के कई मंत्री और उनके करीबियों पर भी गाज गिर सकती है, जिसका सरकार कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है, जिसका वह बर्दाश्त जो है वो नहीं करेंगी। वही गोल्डन फॉरेस्ट मामले को लेकर सरकार के ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार सरकार जल्द ही इसकी जांच कराएगी और समस्त भूमि जिसके द्वारा भी कब्जा किया गया है उसको मुक्त कराएगी। पूरा सहसपुर, पूरा प्रेमनगर, पूरा हरकटपुर, विकास नगर, मसूरी, धनौली, टिहरी, सहदारा
पूरा इसमें 10,000 करोड़ की कम से कम संपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि इसको नीलाम करो, क्योंकि बड़े बड़े माफियाओं ने कब्जा रखा। किसी के मॉल बने हैं, किसी का कुछ बना है। पूरा प्रेम नगर से कालसी तक और इधर देहरादून से मसूरी रोड के डेरी तक, उधर संविधान रोड, बहुत बड़ी मात्रा, बहुत ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट का बधाई देना चाहिए। तो राज्य सरकार से अपील करेंगे कि कम से कम इस आदेश का पालन करते माफियाओं पर अंकुश लगाने का काम करें। या उत्तराखंड के किसान मजदूर जो बेघर हुए, इन्हीं की वजह से बहुत बड़े बड़े माफियाओं का हाथ है हिंदुस्तान के, बड़े बड़े वो लेकर के उन्होंने गरीबों को बेघर कर दिया। हम चाहते हैं कि इस पर अंकुश लगाया जाए, प्राथमिकता पर इस पर काम किया जाए। हमारे प्रदेश में जो सर, सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने जो गोल्डन फॉरेस्ट की ज़मीनें हैं उसमें जो प्रेजेंट में सरकार के मंत्रियों का और सरकार का इन्वॉल्वमेंट के आरोप लगाए हैं, तो किस तरीके से इसको देखते हैं आप? मुझे अभी कुछ जांच में बताया है कि जो कौन सा गोल्डन फॉरेस्ट जान में अभी मुझे भी पढ़ने को मिला कि गोल्डन फॉरेस्ट में तमाम सरकारी जमीन पे कब्जा किया है, तो सरकार उसका परीक्षण कराएगी और जो सरकारी जमीन कब्जा को उसको हटाने का काम करेगी। उसमें कह रहे हैं कि मंत्रियों का भी इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए सरकार उस पर जांच नहीं कर रही है। जिसका होगा उसे सर, राजाजी टाइगर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य अल्मोड़ा पहुंची। इस दौरान खेल मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने हेमंतवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस विक्टोरिया क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 7 टीमों ने हिस्सा लिया। मैच के उद्घाटन अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लागू कर रही है और खेल मैदानों को अत्याधुनिक व्यवस्था दी जा रही है ताकि खेल प्रतिभाओं में और निखार आ सके। निश्चित रूप से स्टेडियम की रौनक ये होती है कि वहाँ पे खेल प्रतियोगिताएं होती रहे और अपने हेमंतवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में इस प्रकार की प्रतियोगिताओं होती रहे, इसके लिए सरकार ने खेल विभाग ने ज़बरदस्त सुविधाएं भी यहाँ पर दी हैं। और मुझे आज बेहद खुशी है कि आज यहाँ पर क्रिकेट प्रीमियर लीग जो है वो आयोजित किया जा रहा है। हमारे सभी जिले से लेकर हमारे अन्य जिलों के बच्चे यहाँ पे आज प्रतिभाग कर रहे हैं। निश्चित रूप से खेल भावना से खेल को निखार मिलता है, खिलाड़ियों को निखार मिलता है। मैं समझती हूँ कि ये आयोजक मंडल जो है वो बधाई के पात्र है जिन्होंने इस प्रकार का विचार किया और इस प्रकार के साहस के साथ में हमारे बच्चों को। बीजेपी नए सदस्यों को बनाने के लिए इन दिनों सदस्यता महाअभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसके तहत अभी तक सभी स्तर पर कार्यशालाएं संपन्न हो चुकी है। वहीं 3 सितंबर को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शपथ दिलाकर इस महाअभियान की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत प्रदेश में 30 लाख नए सदस्य बनाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में संगठन पर्व के रूप में सदस्यता महाअभियान का कार्यक्रम चल रहा है और इसी के तहत हमारे उत्तराखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन पर्व को बूथ स्तर तक इसको पहुंचाने की कार्य योजना बनाई है। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सदस्यता महाअभियान के तहत अब तक हमारी प्रदेश की जो पदाधिकारियों की और सांसद विधायकगणों की जो कार्यशालाएं संपन्न हो चुकी हैं। इसके साथ ही हमारे संयुक्त मोर्चे जो 7 मोर्चे भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन मोर्चों की कार्यशाला भी संपन्न हो चुकी है। जिला मुख्यालयों पर जिले की कार्यशालाएं, मंडलों जो हमारे पूरे प्रदेश में 270 मंडल हैं, उन सभी मंडलों में हमारी सदस्यता की कार्यशालाएं संपन्न हो चुकी हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 3 सितंबर को आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी, प्रदेश से मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को सदस्यता ग्रहण करा करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले। श्रीनगर गढ़वाल में फिर एक बार हिंदू लड़कियों को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। वहीं स्थानीय लोगों ने श्रीनगर कोतवाली का घेराव किया। स्थानीय लोगों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में लगातार इस तरह की घटनाओं का सामने आना चिंता का विषय है। इस दौरान लोगों ने हंगामा किया और विशेष समुदाय के आरोपी युवक के संबंध में जांच करने की मांग की। वहीं भाजपा नेता लखपत भंडारी ने इस मामले में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। श्रीनगर में क्या हो रहा, श्रीनगर क्या चारों तरफ ये हो रहा कि लगातार हिंदू बेटियों को
अपने जाल में फंसाने का काम किया जा रहा है। हम लोगों ने थाने आए, थाने में स्पष्ट कहा कि इस प्रकार के जो तत्व आ रहे हैं, अच्छा एक तो एक विशेष समुदाय, भाई तुम हमारी हिंदू लड़कियों को क्यों फंसाने पे लगे हो, क्यों उनको जो है उनको आप जो है अपने जाल में फंसा करके ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हो। और इन्होंने क्या करा, देखो नया ताजा मामला क्या है, हम 84 की घटना छोड़ दें, हम उस अमित रावत की घटना छोड़ दें, हम सब ये नाइयों का, एक तो नाई कनेक्शन आ रहा सारा, नंबर 2 चीज कि इन्होंने क्या करा कि हमारी बेटी की रिकॉर्डिंग करके, और पता नहीं कितने बेटियों की रिकॉर्डिंग करी हुई है जिसको ब्लैकमेल करने के लिए इस प्रकार का काम कर रहे हैं। हम इस बात को लेकर के थाने आए। नंबर 2 चीज, आपके सब्जी के ट्रक आ रहे हैं, सब्जी के ट्रक में 15-15, 20-20 लोग भर के आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उनको सीज क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर हमारी एक गाड़ी में एक सवारी थोड़ा अधिक हो जाए तो वो गाड़ी सीज हो जाती है, लेकिन ये 20-20 आ रहे हैं एक ट्रक में भर करके, वो सीज नहीं होते। उनके डाला ऊपर से लेकर पीछे तक भरा रहता है, वो सीज नहीं होता है। तो हमने इस चीज का भी विरोध करा। नंबर 3 चीज हमने ये विरोध करा, जो लोग यहाँ हैं, जो श्रीनगर में, ये हैं कौन, आ कौन रहे, इनके आधार कार्ड फर्जी हैं, इनके वोटर आईडी फर्जी है, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं। हम जो है मैंने पहले भी अपील करी, जो यहाँ पुश्तैनी मुसलमान हैं वो भी इनके विरोध में आए, जो पुश्तैनी मुसलमान हैं वो भी इन लोगों के विरोध में आए, क्योंकि इसकी आग की चपेट उनके तक भी जारी। और मैंने स्पष्ट कह दिया कि इस बार हम थाने में आए, अगली बार ये घटना होगी तो मैं थाने में नहीं आऊंगा, मैं सीधे बाहर रोड पे जाऊंगा, और रोड पे फिर कौन सा तांडव होगा वो मैं नहीं जानता। लेकिन मैंने स्पष्ट कहा कि ये जो है अगली बार हम थाने नहीं आएंगे। ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस अब इस मामले को सारा देखे कि ये आखिर जो है हमारी हिंदू बेटियों को इस प्रकार से फंसाने का काम क्यों किया जा रहा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहे अपन उत्तराखंड। तो ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में फिर से आप सभी का स्वागत है। खटीमा ब्लॉक प्रमुख और भाजपा नेता रंजीत सिंह नामधारी और भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ खटीमा ब्लॉक प्रमुख कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने विधायक कापड़ी पर विभिन्न आरोप लगाते हुए बताया कि कार्यकाल के 2.5 साल बीत जाने के बाद भी विधायक ने जनता से किए हुए वादे पूरे नहीं किए। जनता की समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों के बजाय विधायक कापड़ी जगह जगह धरना प्रदर्शन कर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर गलत आरोप लगाकर और अफवाह फैलाकर उनकी छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। विधायक श्री गोविंद कापड़ी जी हैं, उन्होंने क्वेश्चन उठाए थे कि जहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश देख रहे हैं, हमारे खटीमा के लिए कुछ विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। उन्हीं विषयों को आज आपके बीच में रखा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा क्षेत्र में कितने विकास के कार्य किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जब वो खुद यहाँ के विधायक थे तो अनेकों ऐसे उन्होंने काम किए जो जनता के बीच में आज भी बराबर वो काम चल रहे हैं। जैसे बाईपास का निर्माण कराया, नागरिक हॉस्पिटल का निर्माण कराया, ITI कॉलेज लेके आए, पॉलिटेक्निकल कॉलेज लेके आए, जनजाति स्कूल के लिए एक लंबे स्कूल बनाया, आश्रमपति का सौंदर्यीकरण कराया। तो ऐसे अनेक कामों के लिए उन्होंने यहाँ पे काम किए हैं। तो उन्हीं कामों को छुपाने के लिए और अपने को चमकाने के लिए भुवन चंद्र कापड़ी जी हमेशा जनता में तो जाते नहीं है, धरना प्रदर्शन का काम करते हुए अपने आप को दिखाना चाहते हैं और कामों से बचना चाहते हैं। उनको ही देखते हुए आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और लगातार जनता में एक संदेश है पूरे भाजपा की तरफ से, और जनता भी जान रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के रहते हुए, या अगर जिम्मेदारी की बात करें, माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे प्रदेश में जिम्मेदारी बनती है। खटीमा के लिए जिम्मेदारी जनता ने विधायक भुवन कापड़ी जी को दी थी, जो अपनी जिम्मेदारी से बचने का काम कर रहे हैं। तो उनको देखते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। केदार घाटी में आई आपदा के चलते केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। पैदल मार्ग पर कई स्थानों पर बोल्डर और चट्टान आने की वजह से मार्ग अवरुद्ध हो गया था। पैदल यात्रा बाधित हो गई थी। लिहाजा सरकार ने युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य तो चलाया ही, साथ ही पैदल मार्ग को यात्रा के लिए सुचारू करने का काम भी किया। पैदल मार्ग अब काफी दुरुस्त हो चुका है। हालांकि अभी 10 स्थानों पर चुनौती जरूर खड़ी है। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल को केदारनाथ धाम पैदल मार्ग का जायजा लेने के लिए भेजा था।
क्योंकि हमने 2014 में 2013 की डिजास्टर के बाद में काम करा था, तो एक तो ब्रॉड हमें समझ में आता है कि ये अपना गौरीकुंड से ऊपर कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कि ऊपर से पानी आता है ना अपने झरनों से, उसकी वजह से कौन कौन सी जगह हैं जो बीच में बारिश की वजह से अनस्टेबल हो जाती हैं, कौन से वो इलाके हैं जहाँ पे कि शायद स्लाइड आने शुरू हो जाते हैं। तो वो तो एक बैकग्राउंड एक्सपीरियंस था। अभी इस बार 31 जुलाई की जो ये आपदा आई, उसके बाद सीएम साहब ने एक मीटिंग रखी थी। उनको मतलब उनके पास बहुत सारे जरिए भी होते हैं, वो खुद ही इतना ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, उसके बेसिस पे जो उनको इन्फॉर्मेशन थी, उस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए उन्होंने हमसे कुछ चीज़ें शेयर करी कि आप एक बार ऊपर जाइए और जा करके ना देख के आइए रूट को, और उसके बाद में सजेस्ट करिए कि कैसे यात्रा कामयाब हो सकती है, इन पैमानों को ध्यान में रखते हुए कि आपदाएं तो हमारे पहाड़ों में आती रहेंगी, लोगों की आस्थाएं हम नहीं रोक सकते हैं। और क्योंकि ये जो अपनी यात्राएं हैं, चार धाम की यात्रा, इसमें केदारनाथ का बहुत बड़ा रोल है, तो उसमें क्योंकि पूरे उत्तराखंड का इसमें एक असर आता है, तो कैसे हम 7 नवंबर जो कि बरसात के बाद का पीरियड है, 7 नवंबर से मैं दोबारा बोलूँगा 7 सितंबर से 3 नवंबर तक जो कि बरसात के बाद का पीरियड है, जिसमें कि तेज यात्रा बढ़ती है, उसे हम बगैर कैसे किसी को नुकसान यात्री के हुए हुए चला सकें, ताकि आस्था भी मेंटेन रहे और लोगों का रोजगार भी रहे। जिसमें कि केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहित हैं, सोनप्रयाग से केदारनाथ ले जाने वाले घोड़े खच्चर डंडी कंडी वाले हैं, अपना केदारनाथ घाटी में जो होटल वाले हैं, जो टैक्सी वाले हैं, और आजकल एक जो नया शुरू हो रखा है केदारनाथ में टेंट कॉलोनी जो बन रही हैं, जिसमें कि लोगों के रहने की व्यवस्था होती है और रोजगार मिलता है लोकल लोगों को, उन सबको कैसे एक बेनिफिशियल तरीके से हम इस यात्रा को बना सकें। 3 नवंबर के बाद में जब कपाट बंद हो जाते हैं, तब फिर यात्रा का मेन फोकस तो खत्म हो गया, अब होगा मेजर कंस्ट्रक्शन। वो होगा अप्रैल अगले साल तक, ताकि अप्रैल या मई अगले साल में जब दोबारा कपाट खुलते हैं, तब तक दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन उस लेवल का हो जाए, इस बार के डिजास्टर में जो टूट फूट हुई थी वो सारी की सारी ठीक हो जाए। उसी को लेकर के हमने एक प्लान बनाया। 10 ऐसे पॉइंट्स हैं सोनप्रयाग से लेके केदारनाथ तक जहाँ पे कि डैमेज हुआ है। ये बेसिकली पॉइंट्स हुए हैं जहाँ पे झरने आते हैं, क्योंकि वहीं से पानी ज़्यादा आता है। एक रामबाड़ा का पुल है जो एक स्पेसिफिक है अलग से। इन जगहों पे काम करने के लिए 10 डेडिकेटेड टीम्स लगी हुई हैं, जिनको सुपरवाइज कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के इंजीनियर्स और जूनियर इंजीनियर्स। वो हर स्लॉट के लिए एक स्पेसिफाई इसलिए हो रखा है ताकि डेली मॉनिटरिंग में उसे दिखे कि प्रोग्रेस क्या हो रही है। टाइम बाउंड है ये काम, आसान तो है नहीं, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जिस प्रकार से प्लान तरीके से अगर चला जाए और अगर दोबारा कहीं मौसम बहुत ज़्यादा खराब ना हो, तो ये यात्रा सक्सेसफुल हो रही है। वो ग्राउंड पे हम देख करके आ गए। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज बताएं कि केदारनाथ धाम में सोना प्रकरण की जांच कहां की गई। 1.25 साल बीतने के बाद भी कमिश्नर की जांच रिपोर्ट मंत्री तक नहीं पहुंची है। उन्होंने कहा कि गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाने के समय तीर्थ पुरोहितों ने सवाल उठाए थे। उस समय मंत्री ने कहा था कि 1 माह में जांच करेंगे। अब कह रहे हैं कि जांच रिपोर्ट शासन में है, आरोपियों की जांच होनी चाहिए। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को जो रिपोर्ट दी गई है सोना चोरी को लेकर, वह अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। इसके पीछे क्या कारण? देखिए, कारण यही हो सकता है कि उस रिपोर्ट में जरूर कुछ ऐसा है जो शायद सतपाल महाराज जी छुपाना चाहते हैं, जनता के बीच नहीं लाना चाहते हैं। आप खुद सोचिए कि कोई भी एक चीज छुपाने का जनता के बीच, जिसका अधिकार जनता को जानने का है, जो कोई भी रिपोर्ट होती है किसी कमीशन की, वो आपको ये ज्ञात होगा कि वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट के डोमेन में आती है। और पब्लिक डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक के सामने साझा ना करने का भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना रिकॉर्ड है। चाहे वो आप एक कैग की रिपोर्ट को भी देख लीजिए, जिस तरीके से कमेटियां मुख्यमंत्री जी बनाते रहते हैं, उसकी कमेटी की रिपोर्ट्स को भी देख लीजिए। तो साझा मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है कि आप वो जो रिपोर्ट है उसको साझा करिए, जो है जनता के सामने सच। खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994 को हुआ था। इस घटना में 7 लोग शहीद हो गए थे और कई लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद 2 सितंबर 1994 को मसूरी में विरोध प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान भी निहत्थों पर गोलियां चलाई गई थी। इस घटना के दौरान हजारों की संख्या में आंदोलनकारी सड़कों पर उतरे थे। ये आंदोलनकारी अलग राज्य की मांग कर रहे थे। वहीं इस घटना के दौरान नारे गूंज रहे थे, राज्य नहीं तो चुनाव नहीं। और
आज दो अलग राज्य, 2 अंग्रेजी शासन में हुए जलियांवाला कांड की यादें ताजा करने वाली ये घटना थी। वहीं आज सभी कांग्रेस जनों ने खटीमा गोलीकांड के 7 आंदोलनकारियों को श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित किए। देखिए, आज खटीमा गोलीकांड की बरसी है, जिसमें हमारे 7 राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए थे। सबसे पहले तो मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से खटीमा गोलीकांड के शहीदों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और अपनी तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। आज बड़े संघर्ष के बाद उन शहीदों की शहादत से हमको ये राज्य मिला है और इस राज्य को आगे बढ़ाने का दायित्व तो हमारे पर है, विशेषकर नौजवान साथियों पर, माताओं और बहनों के ऊपर है। मातृशक्ति ने बड़ी लड़ाई लड़ी थी और खटीमा गोलीकांड तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एक मिसाल कायम करता है। उसमें हर वर्ग का व्यक्ति शहीद हुआ। सरदार परमजीत सिंह जी भी शहीद हुए, अन्य लोग भी शहीद हुए, जिन्होंने इस जो हमारा मिनी हिंदुस्तान हम जिस उत्तराखंड को कहते हैं उसका परिचय दिया। और ऐसे शहीदों को जिनकी महान कृपा से, जिनके बलिदान से हमें राज्य मिला, उनको मैं कांग्रेस परिवार की तरफ से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।